दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हर्ष पर। हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी वगैरह क्या होती है, इनको कैसे निकाला जाता है। आज हमें ये देखना है कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। वैसे मैं बता दूँ आपको, जीडीपी जो कैलकुलेट मतलब इंडिया में जो जीडीपी होती है, जीडीपी निकालता है कौन है, उसको सीएसओ निकालता है। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस होता है, ठीक है, यही निकालता है। और यही बेस ईयर, जो बेस ईयर होता है, बेस ईयर को भी निर्धारित कौन करता है, सीएसओ बेस ईयर को निर्धारित करता है। एक मैंने आपको चीज बताई थी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, इसको केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, जो वाणिज्य मंत्रालय है, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, वो इस मूल्यह्रास को निकालता है। डेप्रिसिएशन कौन निकालता है, इसके बारे में पता कौन करता है, इसके बारे में निकालता है आपका केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अब हमें देखना है कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जीडीपी दो रेट पर, यानी एक मार्केट प्राइस पर, एक फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट की जाती है। एक तो रहता है मार्केट प्राइस, ये ध्यान से समझना आप लोग, यानी बाजार मूल्य। एक रहता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जो जीडीपी रेट होती है ना, जीडीपी रेट, ये इन दो चीजों पर निकलती है। तो जीडीपी रेट असली जो हमें रियल जीडीपी रेट का पता चलता है, वो हमें फैक्टर कॉस्ट से चलता है। अब ये दोनों चीजें हम लोग समझेंगे, परेशान मत होना। तो रियल जीडीपी का जो हमें पता चलता है वो फैक्टर कॉस्ट से चलता है। ये दोनों हम लोग समझेंगे। देखिए, अब अगर हमें कोई भी चीज मिलती है तो हमें मार्केट प्राइस पर मिलती है ना। अगर हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हमें किस पर मिलती है, मार्केट प्राइस पर मिलती है। कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, मान लो आप लोग मान लो एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हो, तो मान लो उसमें टैक्स भी रहता है ना। टैक्स, मान लो किसी चीज का एक्चुअल प्राइस 700 रुपए है, ठीक है, उसमें टैक्स लगेगा। मान लो 50 रुपए उसमें क्या लग गया, टैक्स लग गया। 50 रुपए इसमें टैक्स लग गया तो कितना हो गया, 750 हो गया। लेकिन सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी भी देती है। कुछ चीजों के दाम कौन घटा देती है, सरकार घटा देती है। कुछ उत्पादों के मूल्य जो है सरकार घटा देती है, सब्सिडी देके, है ना। तो सब्सिडी घटा देती है। मान लो इसमें 30 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो 30 रुपए की सब्सिडी दे दी। फाइनली हमें सिलेंडर मान लो 720 का मिला। हालांकि इतना नहीं मिल रहा है, तो 1000 तक पहुंच गया, 1000 से ऊपर रेट हो गया है ना, 1000 से ऊपर रेट हो गया है एलपीजी सिलेंडर का। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जब मैं पढ़ाता हूँ तभी कोई सब्जी वाला और क्या पानी पूरी वाला आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ी वो भी आवाज़ सुन लीजिएगा, एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। एक तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, घर पर कहीं कुत्ता भौंकने लग जाता है, भौं भौं, मेरे ही समय करेगा, और समय शांत रहता है, भौं भौं भौं, या फिर सब्जी वाला करेगा साहब जी, तो यार बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा समझिएगा, मैंने इसलिए वो रेज कर दिया आपके सामने जो लिखा था। जैसे मैं बता रहा था, मान लीजिए कोई चीज़ है 700 रुपए की, मैंने सिलेंडर 700 रुपए का है, उसकी मार्केट वैल्यू 700, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 700 रुपए की है, ठीक है। जो सिलेंडर बना 700 रुपए में बना, सब गैस वैस भर के। अब वो 700 रुपए में कुछ सरकार टैक्स भी लगाती है, टैक्स भी लगता है। मान लो 50 रुपए का टैक्स लगा तो 750 रुपए हो गए। अब सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी भी देती है। सरकार क्या देती है, सब्सिडी। तो सरकार मान लो 20 रुपए की, ये तो टैक्स है, टैक्स बढ़ा देता है, उसकी चीज के दाम को क्या बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। किसी भी वस्तु के मूल्य को टैक्स बढ़ा देता है। मान लो 700 रुपए उसमें टैक्स लग जाएगा, तो वो वस्तु के प्राइस यानी आर्टिकल के प्राइस यानी मूल्य बढ़ जाएंगे, और सब्सिडी घटा देती है। जैसे 20 रुपए की सब्सिडी है, ठीक है, और 20 रुपए सब्सिडी दी सरकार ने, तो 20 रुपए घट जाएंगे, यानी 730 का हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। तो फाइनली जो फैक्टर कॉस्ट होता है, यही होता है कि फाइनली जो टैक्स में से टैक्स को मतलब क्या करते हैं, ये हमें जो चीज मिली, ये हमें मार्केट प्राइस पर मिली, ठीक है, ये क्या होता है, मार्केट प्राइस। ये हमें मार्केट प्राइस पर मिली ये चीज, यानी इसमें टैक्स ऐड है और सब्सिडी घटी हुई है, यानी हमें जो सिलेंडर मिलता है मार्केट प्राइस पर मिलता है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर। तो ये होता है मार्केट प्राइस पर जीडीपी। मार्केट प्राइस की जीडीपी में क्या रहता है, टैक्स ऐड रहता है, टैक्स मतलब और सब्सिडी दोनों ऐड रहती है, टैक्स और सब्सिडी दोनों ऐड रहती है। तो आप लोग समझ गए, दो चीजों का खेल है। एक तो टैक्स का, यानी टैक्स क्या है, बढ़ जाता है, मतलब टैक्स अगर हमने जोड़ दिया किसी प्राइस में तो मूल्य बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग सब्सिडी ऐड कर देंगे, सब्सिडी, तो उस वस्तु का प्राइस घट जाएगा। समझ में आ रही है बात। यानी इन्हीं दोनों को अगर हम स्टेबल कर दें, इन्हीं दोनों को अगर हम स्टेबल कर दें, तो चीज हमें फैक्टर कॉस्ट पर पता चल जाएगी कि हमें ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ये हमें पता चल जाएगा। तो यदि हम टैक्स को घटा दें, है ना, जो चीज बढ़ा रहे हैं उसको घटा दें, और जो चीज हम लोग कम कर रहे हैं उसको जोड़ दें,
जो चीज हम लोग कम कर रहे हैं उसको जोड़ दें और जो चीज हम लोग बढ़ा रहे हैं उसको घटा दें, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी पता चल जाएगी। तो हमें अगर निकालना है जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर, कि जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, यहां लिख दे रहा हूं एफसी, ठीक है। जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे सबसे पहले टैक्स को, टैक्स बढ़ रहा है ना, जो चीज बढ़ रही है उसको माइनस कर देंगे और जो चीज घट रही है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी सब्सिडी को हम लोग सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यानी उत्पादन के लिए हमें कितनी चीजें जरूरत पड़ती हैं। किसी चीज का अगर हम उत्पाद कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो हम लोग देखेंगे, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पाद के कारक। उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लैंड की, यानी आपको जमीन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। जिस भी क्योंकि आप किसी भी फैक्ट्री या कोई भी कोचिंग खोल रहे हो, मान लो मेरी कोचिंग है, किसी भी चीज कहीं भी आपको करना है तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बिना जमीन या हवा में तो करोगे नहीं बिजनेस, या हवा में उड़ के कर रहे हो, तो लैंड की यानी भूमि की आपको आवश्यकता पड़ेगी किसी भी चीज के उत्पादन के लिए। दूसरी, आपको श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिक यानी लेबर की आपको आवश्यकता पड़ती है। मान लो आप किसानी ही कर रहे हो, खेती किसानी कर रहे हो, जमीन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, जमीन की आवश्यकता होती है, इसमें श्रमिक यानी लेबर भी चाहिए रहते हैं, ठीक है। लेबर जो होंगे तो काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और देखो, अगर भाई लैंड है चाहिए, हमें श्रमिक चाहिए, अगर हमें जमीन चाहिए, श्रमिक चाहिए, तो हमें पैसे की जरूरत होगी कि नहीं होगी, जो हमें कैपिटल लगानी पड़ती है, पूंजी, यानी हम लोग जो पैसा लगाएंगे, जब पैसा लगाएंगे तभी तो जमीन मिलेगी और तभी हमें श्रमिक मिलेंगे। अब जब हम किसी चीज में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा लगाता कौन है, पैसा लगाता है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, बिजनेसमैन, उद्यमी जो पैसा लगाता है, पैसे लगाने वाले को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। यानी मेरी कोचिंग है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ टीचर, मैं चाहता हूँ कि मेरी कोचिंग बहुत बड़ी बन जाए, कोई एक, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई एक बाहर से सर आए, उन्होंने कहा कि लो हर्ष, हम तुम्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, तुम कोचिंग खोलो। उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने पैसे से जमीन खरीदी, उन्हीं पैसों से मैंने श्रमिक लगा दिए, ठीक है, और उन्हें फिर क्या होने लगा, उत्पाद होने लगा चीजों का। मैंने एक कंपनी खोल दी मान लो, ठीक है, तो चमड़ा उत्पाद करेगी, चमड़े के सामान बनाएगी, ऐसी कंपनी, मुझे रुपए दे दिए सर ने, एक व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे कृपा की मेरे ऊपर, मुझे पैसे दे दिए, उस पैसे से मैंने, वो क्या कहलाए, वो कहलाए एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उद्यमी। उन्होंने मुझे पूंजी रुपए दे दिए, रुपए से मैंने जमीन खरीदी, जमीन फिर मैंने श्रमिक लगाए, काम करने लग गया, उत्पादन होता गया, चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन होता गया। तो पूछा जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये चार चीजें होती हैं, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें होती हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। मैं आपको एक उदाहरण के सारणी मैंने बना दी है, मैं एक सारणी के थ्रू आपको समझाऊंगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो नॉमिनल जीडीपी है ये हमेशा करंट प्राइस पर निकलती है। ये किस पर निकलती है, करंट प्राइस पर, ये करंट प्राइस पर निकलती है। कहने का मतलब क्या है, ये जीडीपी कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल मान लो समोसा, ठीक है, कुछ वर्ष हैं, कुछ ईयर इस प्रकार हैं कि 2012, 2015 और 2022, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि 2012 वर्ष 2012 में 30 समोसे बनाए जा रहे थे, कोई कंपनी थी, टोटल अपने देश में मान लो 30 समोसे ही बन रहे थे, और प्रत्येक समोसे की कीमत कितनी थी, 5 रुपए। प्रत्येक समोसे की कीमत कितनी थी, 5 रुपए। तो मैं कहूँ बताइए भाई 2012 की जीडीपी कितनी होगी, तो आप बता दोगे सर 150 रुपए, ठीक है, आपने बता दी। वर्ष 2012 की जीडीपी कितनी होगी, 150 रुपए होगी। फिर मैंने कहा वर्ष 2015 में समोसे जो थे, समोसे की संख्या घट गई लेकिन प्राइस बढ़ गए, प्राइस कितने हो गए, 8 रुपए। यानी आपने देखा 25 अट्टे 200, यानी 2015 में टोटल 200 रुपए की कमाई हुई, ठीक है, 200 रुपए की कमाई हो गई समोसे से। फिर आपने देखा वर्ष 2022 आया, अभी जो चल रहा है वर्ष 2022, इसमें 20 समोसे बने और एक समोसा कितने रुपए का हो गया, 12 रुपए का हो गया, ये 8 रुपए, ये 5 रुपए, यानी एक समोसा हो गया 12 रुपए का। यानी टोटल जीडीपी कितनी हुई, 240 रुपए, ठीक है। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि जो वैल्यू है, यानी आप लोगों को दिख रहा है जो जीडीपी है वो तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है,
जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लगा देखिए 150 से 200 हुई 2015 में, फिर 2015 के बाद 2022 में 240 हो गई। जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको कुछ घटता हुआ दिख रहा है, यानी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट घट रहे हैं, है ना। पहले 30 समोसा बन रहे थे, फिर 25, फिर 20 समोसा बनने लग गए। यानी जो हम लोग वस्तुओं का उत्पाद कर रहे थे, वस्तुओं का उत्पादन क्षमता कम हो गई है, वस्तुओं की उत्पादन क्षमता कम हो गई, लेकिन वस्तुओं के जो प्राइस थे वो बढ़ गए हैं, और जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जीडीपी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, और वस्तुओं के जो प्राइस थे वो बढ़ गए, लेकिन जो वस्तुओं की संख्या थी, यानी समोसा थे, जो समोसा जो बन रहे थे, पहले 30 बन रहे थे, फिर घट के 25 बनने लग गए, फिर 20 बनने लग गए, यानी जो समोसा की संख्या थी वो लगातार कम होती चली गई। तो बोला जाता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या अच्छा माना जाता है? नहीं, नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं माना जाता है। रियल जीडीपी से ही असली जीडीपी की पहचान होती है। कैसे? इसमें मैंने बताया करंट प्राइस पर निकलता है। कैसे? करंट प्राइस पर। जैसे 2022 का देखना है तो 2022 का ही मूल्य लेंगे, 2022 में ही देखेंगे किसी चीज का मूल्य कितना है, और जितनी चीजें बन रही है उसको गुणा कर देंगे। लेकिन रियल जीडीपी में एक बेस ईयर मान लिया जाता है, किसी भी ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है, बेस ईयर इसमें मान लेते हैं हम, बेस ईयर मान लेते हैं। बात समझ में आई? मतलब किसी भी एक ईयर को, किसी भी एक वर्ष को हम आधार वर्ष मान लेंगे। जैसे हमने 2012 का आधार वर्ष ले लिया, 2012 को हमने क्या मान लिया? बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर हम लोगों ने 2012 को मान लिया बेस ईयर। तो भाई 2012 में मैं कहूं जीडीपी कितनी होगी, ठीक है, 2012 में जीडीपी कितनी, तो 2012 का अगर हमने बेस ईयर माना है तो 2012 में किसी भी समोसा का जितना मूल्य था, किसी भी वस्तु का जितना मूल्य था हम उतना ही लेके चलेंगे। तो 2000 रुपए 2012 में एक समोसे का मूल्य कितना था? 5 रुपए। मैं कहूं सारे समोसों का मूल्य यानी जीडीपी कितनी होगी? 30 × 15 150 रुपए, यानी 2012 में जो जीडीपी होगी वो 30 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 रुपए होगी। जीडीपी कितनी होगी? 150 रुपए। फिर मैं कहूं बताइए भाई 2015 का, 2015 की जीडीपी कितनी होगी? तो हमने 5 रुपए से ही गुणा करेंगे। अब देखिए हम 8 रुपए से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बेस ईयर यानी बेस प्राइस भी किसको मान लिया है? 5 को माना है, और बेस ईयर हमने 2012 को माना था। तो यहाँ पर 5 रुपए का गुणा करेंगे 25 में, 5 रुपए का गुणा, यानी समोसा का प्राइस अभी भी कितना है? 5 रुपए है, और 25 समोसा बन रहे हैं, तो कितने बन पाए? 125, यानी 125 रुपए के समोसे हो गए। फिर इसके बाद 2022, यानी अभी ईयर चल रहा है, तो इसमें भी 5 रुपए लेंगे, क्योंकि हमने बेस प्राइस कितना माना है? 5 रुपए माना है, बेस प्राइस 5 रुपए, और समोसे कितने रहे हैं 2022 में? 20 समोसे बन रहे हैं, यानी टोटल रुपए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम बेस ईयर लेके यानी रियल जीडीपी हम लोग देखते हैं, तो रियल जीडीपी लगातार घट रही है। पहले 2012 में 150 रुपए, फिर 125, फिर 100 रुपए। तो रियल जीडीपी से ही हमें असली पहचान होती है जीडीपी की। अगर पूछेंगे जीडीपी की असली पहचान किस जीडीपी से होती है, नॉमिनल या रियल? रियल जीडीपी से होती है, क्योंकि रियल जीडीपी से ही आपकी जब असली इसकी पहचान होती है, जीडीपी की जो पहचान होती है, क्योंकि हम इसको आधार वर्ष लेकर चलते हैं। और ये भाई क्वेश्चन आता है कि आधार वर्ष तय कौन करता है? मान लो अभी आधार वर्ष है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है, तो ये तय करता है आपका सीएसओ, बताया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो नई दिल्ली में है आपका। ये तय करता है कि भाई बेस ईयर कौन सा सिलेक्ट करना है, उसी ईयर का प्राइस लेके अभी जो सामान बन रहा है उसमें गुणा करके जीडीपी निकाली जाती है। आपको बात मेरी समझ में आई होगी। ये होती है नॉमिनल और रियल जीडीपी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं अगले बताता हूं आपको पीपीपी क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जीडीपी डिफ्लेटर और बता देता हूं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो आपको नॉमिनल जीडीपी पता होनी चाहिए, रियल जीडीपी और 100 का गुणा कर देंगे तो आप लोग ये जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लेंगे। आपको बता दिया है नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाली जाती है और रियल जीडीपी कैसे निकाली जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीपीपी। पीपीपी ये क्या होता है भाई? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर कर रहा हूं परचेजिंग पावर पैरिटी की बात, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा हूं मैं। एक पीपीपी होता है जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हो जब सेक्टर्स पढ़ते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। अब तो टर्सरी और जो क्वार्टरसरी है, ये भी क्वार्टरनरी सेक्टर भी आ गए हैं। मैं बताऊंगा जो चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र क्या होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अपने टर्सरी क्षेत्र तक पता होगा। यहाँ तक कि छठावां क्षेत्र भी आ चुका है जिसमें कुछ चीजों को रखा गया है। फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई वही आपका पीपीपी पढ़ते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, पब्लिक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दोनों ऐड करके पढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये क्या चीज है? ये सबसे खतरनाक चीज है
भाई जीडीपी के मामले में अगर कहा जाए भारत कौन से स्थान पर है, तो अभी 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बता दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। किस देश को पछाड़ते हुए? ब्रिटेन को पीछे करते हुए भारत पहुंच गया 5वें नंबर पर। लेकिन भारत अगर पीपी की बात की जाए तो भारत तीसरे नंबर पर है। परचेजिंग पावर पैरिटी की इस बात की जाए तो भारत कितने कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है भारत। पहला स्थान आपको पता होगा, पहला स्थान शायद चाइना, हाँ पहला स्थान चाइना का है, और दूसरा स्थान यूएसए का है, और तीसरा स्थान इंडिया का है। जो इंडिया की अभी वर्तमान में पीपीपी है वो 11.33 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रिलियन डॉलर इतनी ज्यादा है, आप बताइए। जबकि जीडीपी कितनी कम थी, जीडीपी आपकी 2.62 कुछ ट्रिलियन डॉलर थी, और देखिए पीपीपी 11.33 ट्रिलियन डॉलर है। ये पीपीपी होती क्या है, यहीं से समझ में आ रहा होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी। किसी चीजों को खरीदने की आपकी शक्ति कितनी है, किसी चीज को खरीदने की शक्ति, इसमें इंडिया वाले बहुत आगे हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं, मान लो मैं अभी यहाँ पर मान लो किसी गांव में मुझे रहना है, और गांव में मैं घर किसी गांव में रह रहा हूँ, किराए से रह रहा हूँ, तो किसी गांव में मुझे किराए पर रहने के लिए लगभग 1500 रुपए खर्च होंगे। 1500-2000 में मुझे अच्छा सा गांव घर मिल जाएगा। या मैं अपने शहर की बात करूँ तो मैं औरई शहर में रह रहा हूँ, यहाँ 2000 रुपए में 2500 रुपए में मुझे अच्छा सा घर किराए पर मिल जाएगा। लेकिन मान लो मुझे दिल्ली या मुंबई में रहना है किसी अच्छी जगह पर, तो यहाँ अगर मान लो मुंबई में लूंगा तो मैं वही मकान, उतना अच्छा मकान मुझे 15,000 तक का मिलेगा, इतना महंगा मिलेगा। यानी सेम चीज है, यानी मकान में यहाँ पर भी उतना अच्छा ले रहा हूँ, वहां पर भी सेम मकान है, लेकिन मुंबई में उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मकान की वैल्यू क्या है, बढ़ गई है, और यहाँ पर वैल्यू कम है। इंडिया वाले एडजस्ट करना जानते हैं चीज़ों को, है ना, वो एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर ऐसी जगह रह लेंगे वो जहाँ कम प्राइस होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका चले जाओ और आप कहो कि भाई हमें एक बर्गर दे दो, यहाँ पर बर्गर आपको 40 रुपए का मिल जाएगा, वहाँ पर बर्गर आपको मिलेगा, वहाँ पर लगभग 200-300 रुपए का बर्गर मिलेगा आपको, क्यों, डॉलर में मिलता है, इतना ही रुपए पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है बर्गर सेम है, लेकिन आपको दूसरी जगह पर अलग प्राइस पर मिल रहा है, इंडिया पर अलग प्राइस पर मिल रहा है। तो इस मामले में इंडिया, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में इंडिया बहुत आगे है। कहने का मतलब अगर आप किसी दूसरी देश की करेंसी से तुलना करोगे इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया बहुत आगे है इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आपको पीपीपी का, तो पीपी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन करेंसी 1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स इन करेंसी 2। पीपीपी का फॉर्मूला आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब समझिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन करेंसी 1, गुड्स मतलब सामान, कॉस्ट मतलब मूल्य, किसी सामान का मूल्य एक करेंसी में कितना है, किसी एक करेंसी में, और कॉस्ट ऑफ गुड्स इन करेंसी 2 दूसरी करेंसी में कितना है। मान लीजिए यूएसए में है कि मान लो किसी कोई भी वस्तु है, एक वस्तु 170 रुपए की, 170 डॉलर की है, ठीक है, और वही भारत में $1 की आ जाती है, या मान लो $5 की, लगभग 7-35 350 रुपए की आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इन करेंसी 2 मतलब भारत की करेंसी में किसी चीज का प्राइस कितना है और उस देश की करेंसी अमेरिका में कितना है, भाग दे देंगे तो हमें पीपी का पता चल जाएगा, पीपीपी का। तो पीपीपी हमारे देश की बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर मामले में पीपीपी हमारे देश की ज्यादा है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत देश, कौन से नंबर पर आता है, 3rd पोजीशन पर आता है। पहले पर आपका चाइना है, ठीक है, तीसरे पर कौन सा है, इंडिया। पहले पर है आपका चाइना, 2nd पोजीशन पर है आपका अमेरिका, और तीसरे स्थान पर आता है अपना इंडिया। इंडिया का पीपीपी है 11.33 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। ये आपका सारा आज आपकी जीडीपी क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पर कैसे निकालते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी और जीडीपी डिफ्लेटर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।